फैक्ट्री सिस्टम से साम्राज्य तक। जब जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस हिंदुस्तान आया तो उसे ज्यादा सफलता नहीं मिली। उसे 400 का मनसब प्रदान किया गया व सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापना करने का अवसर। 1634-1690 के बीच 3 स्थानों मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता पर अंग्रेजों की दुर्गीकृत फैक्ट्रियों की स्थापना हुई। 1639 में लंदन व सूरत से मिलने वाले सभी आज्ञाओं को नजरअंदाज कर अपने पैसों से मद्रास में सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना की, जिसे बाद में लंदन की मूक सहमति भी मिल गई। चार्ल्स द्वितीय को दहेज स्वरूप बॉम्बे पुर्तगालियों से मिला और इसे वापस ईस्ट इंडिया कंपनी को 1667 में लौटा दिया गया। अतः कंपनी ने भौतिक रूप से मुगलों से दूरी बनाए रखी। मद्रास, बॉम्बे व कलकत्ता तीनों मुगल सत्ता के केंद्रों से दूर थे व 18वीं शताब्दी में मुगलों की पतन व उठापटक के बीच कंपनी सुरक्षित तमाशबीन बनी रही। मुगलों के अंत को क्षेत्रीय ताकतों पर छोड़ दिया गया व क्षेत्रीय ताकतों को स्वयं एक एक कर निपटाने लगे। प्रांतों के उत्तराधिकार के प्रश्न पर कंपनी ने हिस्सा लेना शुरू किया व यहीं से कंपनी अपने क्षेत्रीय प्रभाव व विस्तार करने की ओर अग्रसर हुई। इसके पश्चात तो एक को सहयोग व दूसरे का विरोध नीति के द्वारा कंपनी प्लासी, बक्सर, आंग्ल माइसोर, आंग्ल मराठा युद्धों द्वारा हिंदुस्तान में मजबूती से एक कंपनी से राज में परिवर्तित हो गई। भारत में प्रारंभिक आक्रमणकारियों में और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों में मुख्य अंतर ये था कि अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारंभिक आक्रमणकारियों ने न ही भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन किया और न ही धन की निरंतर निकासी का सिद्धांत अपनाया। भारत में ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था उपनिवेशी अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो गई। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी नीतियां एवं कार्यक्रम ब्रिटिशों के अनुरूप बनने लगे। यहाँ पर मैं राजीव हीर की पुस्तक आधुनिक भारत का इतिहास से कुछ मुख्य बातें लिख रहा हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का विस्तृत प्रभाव इस प्रकार था। 1. अनौद्योगिकरण, भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास। अंग्रेजी माल का भारतीय बाजार में आने से भारतीय हस्तशिल्प का भारत में ह्रास हुआ तथा कारखानों के खुलने से यूरोपीय बाजार में भारतीय हस्तशिल्प को नुकसान हुआ। भारत में अनेक शहरों का पतन तथा भारतीय शिल्पियों का गांव की तरफ पलायन का मुख्य कारण अनौद्योगिकरण ही था। भारतीय दस्तकारों ने अपने पारंपरिक व्यवसाय को त्याग कर गाँव में खेती करने लगे। 2. कृषकों की बढ़ती हुई दरिद्रता। कृषकों की बढ़ती हुई दरिद्रता के मुख्य कारण थे जमींदारों द्वारा शोषण, जमीन की उर्वरता बढ़ाने में सरकार द्वारा पर्याप्त कदम न उठाना, ऋण के लिए सूदखोरों पर निर्भरता, पुराने जमींदारों की तबाही तथा नई जमींदारी व्यवस्था का उदय ने जमींदार अपने हितों को देखते हुए अंग्रेजों के साथ रहे और किसानों से उनके कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे। 4. आधुनिक उद्योगों का विकास। 19वीं शताब्दी में भारत में बड़े पैमाने पर आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गई, परंतु ये सब विदेशियों के द्वारा किया गया था अपने लाभ के लिए। 5. आर्थिक निकास। भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था तथा राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह इंग्लैंड की तरफ हो रहा था, जिसके बदले में भारत को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था, उसे ही आर्थिक निकास कहा गया। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में आर्थिक निकास की अवधारणा प्रस्तुत की। आर्थिक निकास के तत्व थे अंग्रेज प्रशासनिक एवं सैनिक अधिकारियों के वेतन, विदेशी ऋण का ब्याज चुकाना, नागरिक एवं सैन्य विभाग के लिए विदेशों से खरीदी गई वस्तुओं का भुगतान आदि। अतः यही सब कारण थे भारतीय अर्थव्यवस्था की बर्बादी के, जिनके कारण आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं है। अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया। इनमें से कुछ तरीके निम्नलिखित हैं। व्यापार। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। इस कंपनी ने भारत में चाय, नील और अन्य वस्तुओं का व्यापार किया। इस व्यापार से अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ और उन्होंने भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। धोखाधड़ी। अंग्रेजों ने कई बार भारतीय शासकों को धोखा देकर उनका विश्वास हासिल किया और फिर उनसे समझौते किए। इन समझौतों के तहत अंग्रेजों को भारतीय शासकों से कई विशेषाधिकार प्राप्त हुए, जैसे कि करमुक्त व्यापार और सेना रखने का अधिकार।